गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का आज फिर से स्वागत है। ग्रेविटेशन के क्लास में आज हम लोग जो है 12th वीडियो पे हैं, 12वीं वीडियो पे हैं। आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में कुछ कंसेप्चुअल जानकारी लेंगे। आज ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट क्लास है। जो कंसेप्चुअल जानकारी है उनके बारे में आइए आप लोग को बताते हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। ग्रेविटी नॉट ओनली कॉज थिंग्स फॉल डाउन। अब तक बेसिकली जो न्यूटन के साथ हुआ कि सेब का गिरना वो एक कारण बना था उसकी सोच का, और जिसके बाद ग्रेविटी या ग्रेविटेशन का जो है कॉन्सेप्ट न्यूटन ने हम लोग को दिया था। तो वहां पे जो है सेब का पेड़ से गिरना जो है वही उसकी सोच का कारण बना था। हम लोग यहाँ देखें कि ग्रेविटेशन जो है नॉट ओनली कॉज थिंग्स फॉल डाउन, इट गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो प्लैनेटरी मोशंस हैं वो भी ग्रेविटेशनल थ्योरी और ग्रेविटेशन के जो रूल्स हैं उसके अनुसार हैं। तो इट गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। गैलेक्सीज को ये होल्ड करके रखता है, ग्रेविटेशन ही है जो गैलेक्सीज को इस यूनिवर्स में होल्ड करके रखता है, एंड डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ग्रेविटी इज बाय फार द वीकेस्ट फोर्स वी नो। अब तक जितनी फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने जाना है उसमें ग्रेविटी जो है वीकेस्ट फोर्स है। आगे देखिए अब, ग्रेविटी कॉजेज ग्रेविटेशनल वेव्स दैट मूव एट लाइट स्पीड। These waves carry away the energy to Earth while revolving around Sun releases gravitational waves. ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट कब होता है? जब कोई हेवी मास में एक्सेलरेशन हो। हेवी मास में जब एक्सेलरेशन होता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। और जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ग्रेविटेशनल वेव रिलीज होता है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर जो है, वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सीलरेशन होता है। अर्थ भी जब सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसमें एक एक्सीलरेशन रहता है। और यही कारण है कि अर्थ जो है जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं और उस वेव्स के साथ एनर्जी भी कैरी होती है। जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। लाइट को जो है ग्रेविटी बेंड कर सकता है। बेंड किस कारण से होगा कि लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ये अगर लाइट का मूवमेंट है ऐसे तो लाइट हम जानते हैं कि स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। लेकिन लाइट के रास्ते में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट अगर है तो इसका अट्रैक्शन ऐसे होगा, स्ट्रेट पाथ छोड़ कर करके वो जो हेवी मास है उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। यहाँ देखिए जो डायग्राम पिक्चर में हमने डिपिक्शन दिया है वो कुछ इस तरीके का है कि ये एक लाइट सोर्स है, ये अर्थ है। अर्थ पे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। अब लाइट सोर्स से यहाँ से लाइट मूव करता है, ये इस डायरेक्शन मूव किया, ये इस डायरेक्शन मूव किया। यहाँ बीच में आप देखिए कि एक बहुत ही मैसिव हेवी ऑब्जेक्ट है, काफी हेवी मास का एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। अब जो लाइट मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में इसको इनफैक्ट आगे बढ़ना था, ऐसे ही ऐसे ही जाना था। ये इसका जो है पैटर्न मूवमेंट का होना चाहिए था इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ इस हेवी मास के चलते इस लाइट का डिफ्लेक्शन होता है और ये लाइट यहाँ से ऐसे ना जा कर कर करके ऐसे बेंड कर जाता है यहाँ अट्रैक्ट होने के बाद। और
लाइकवाइज ये जो रे है, ये रे इस मैसिव ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होकर कर करके इधर की ओर बेंट हो जाता है। लिहाजा यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है कि ये लाइट, इसको अगर हम, जो इनकमिंग रेज हैं ये दोनों, इसको अगर हम पीछे प्रोजेक्ट करें तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके का आता है। और जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, इसको लगता है कि जो लाइट सोर्स है हमारा, ये है, ये लाइट सोर्स। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि हम लोग को जानना है कि लाइट जो है वो भी अट्रैक्ट हो सकता है अगर उसके रास्ते में कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट, बहुत हेवी मास अगर आ जाए तो। अच्छा, हम लोग अब तक पढ़ते ही रहे हैं कि ये मून की ग्रेविटी का ही जो है वो कारण बनता है। अर्थ पे ओशंस का बल्ज या टाइड्स जो आती हैं उसके पीछे ग्रेविटेशन ही कारण है, और वो मून की ग्रेविटी के चलते कॉज होता है। अब कंसेप्ट एक है डार्क एनर्जी का। डार्क एनर्जी हम लोग पढ़े कि पूरा यूनिवर्स में जो जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, स्टार्स, गैलेक्सीज के अंदर जो भी मास सिस्टम है, वो सब ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक सर्टेन इक्विलिब्रियम में, एक सर्टेन पोजीशन पे सब जो है पोजीशन है। बट एक डार्क एनर्जी का कंसेप्ट है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद से यूनिवर्स का लगातार एक्सपेंशन होता रहा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्म, रिसर्च के बाद जो है साइंटिस्ट लोगों ने ये तय किया कि डार्क एनर्जी कुछ एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट बिहेव करता है। मतलब इसका जो नेचर होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स का। ग्रेविटेशन जो है मास को अट्रैक्ट करता है, और जो डार्क एनर्जी है ये रिपल्सिव होता है, मास के बीच में रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करता है, अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी। और ये कारण बनता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का ये कारण बनता है डार्क एनर्जी। ब्लैक होल्स, मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ मास। ब्लैक होल्स का जो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है कि इससे लाइट का भी पास करना संभव नहीं है। लाइट इवन कांट पास के ब्लैक होल। ब्लैक होल के अंदर अगर लाइट जाएगी तो उसके साथ जाकर कर करके अंदर गायब हो जाएगा, वो लाइट निकलना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि एक कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है रास्ते में, और ये अगर आपका लाइट सोर्स था, तो जो अगर रे यहाँ से निकल रहा है, ये रास्ते ना जाकर कर करके इस रास्ते ना जाकर कर कर करके डिफ्लेक्ट होता था। इस मैसिव ऑब्जेक्ट इस मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होती थी टुवर्ड्स ये। लेकिन अगर ये ब्लैक होल हो अगर ये, तो यहाँ से और अगर कोई लाइट सोर्स है जहाँ से रेज निकल रही हैं, तो ये डिफ्लेक्ट होने के बजाय सब इसमें मर्ज ही कर जाएगा। जो लाइट रेज आएंगी सब इसमें मर्ज कर जाएगा, और यहाँ के बाद से लाइट निकल भी नहीं पाएगा, बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है। ये सारा का सारा लाइट जो है वो ब्लैक होल के अंदर मर्ज हो जाएगा, उसके अंदर जाकर कर करके गायब ही हो जाएगा। ब्लैक होल के थ्रू लाइट स्केप करना पॉसिबल भी नहीं है। अब है कि जो न्यूटन ने कहा था, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का थ्योरी था, वो ये था कि जो पुल ऑफ ग्रेविटी है, तो पुल ऑफ ग्रेविटी इज इंस्टैन्टेनियस। दो मासेस के बीच में, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, आपस में एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करती है, वो इंस्टैन्टेनियस है। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से सॉरी, आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो दैट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो ट्रैवल करता है, इंस्टैन्टेनियस नहीं है। इट मीन्स कि दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो इंट्रैक्शन है, ये कब इफेक्ट में आएगा जब दोनों के बीच की दूरी को लाइट की स्पीड से हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब कुछ
कुछ सर्टेन सर्टेन टाइम का रिक्वायरमेंट है जब ग्रेविटेशन का इफेक्ट उनके बीच में दिखे। लेकिन न्यूटन का कहना था कि नहीं, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इंस्टेंटेनियस है। बाद में आइंस्टीन ने इस थ्योरी को चेंज किया और कहा कि ग्रेविटेशन जो है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, वो भी लाइट की स्पीड से जो चलती है, और उस इफेक्ट को आने में समय भी लगता है। अब यहाँ इस कंसेप्ट के हिसाब से आप लोग एक चीज जान लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे हम जान रहे हैं कि सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर सन सडनली गायब हो जाए सिस्टम से, सोलर सिस्टम से, तो हम लोग मतलब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में बिना सन के कुछ दूर घूमेगा। क्योंकि क्योंकि ऐसे समझिए, ये सन है, ये अर्थ का जो है रोटेशन है। अब यहाँ से ये सन गायब हो जाता है। गायब होने के बाद क्या होगा, इसके इफेक्ट को, जो अट्रैक्शन का जो दोनों के बीच में आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये इफेक्ट हटने के बाद, सन के हटने के बाद अर्थ को फील होने में करीब 8 मिनट का समय लगना है, 8 मिनट टाइम। और क्योंकि अर्थ जो ऑर्बिट है अर्थ का सन से यहाँ तक जो दूरी तय करना पड़ेगा वो लाइट की स्पीड से, वो करीब 8 मिनट का आएगा। तो हम लोग को जो है इफेक्ट आते आते अर्थ तक 8 मिनट लगेगा। इट मीन्स कि 8 मिनट तक एम्प्टी स्पेस में अर्थ मूव करता रहेगा अगर सन सडनली डिसअपियर हो जाए। उसके बाद ही इसका, चूंकि सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग जान रहे हैं कि ग्रेविटेशन पुल जो है वो इक्वेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो वो जब जब सन गायब हो जाएगा तो 8 मिनट के बाद ही अर्थ जो है अपना सर्कुलर पाथ या जो अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा। यहाँ हम लोग इस पूरे थ्योरी से ये समझे कि ग्रेविटेशनल का जो ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो इंस्टेंटेनियस ना होकर सर्किट के लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। फिर है कंसेप्ट कि द रेंज ऑफ ग्रेविटी इज इनफाइनाइट। सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा इक्वेशन आता है वो है भी G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आप इसमें आर जो है ज्यादा लेते जाएं, ग्रेविटेशन फोर्स घटता जाएगा, बट वैनिश नहीं होना है अनलेस अदरवाइज कि आर जो है इन्फिनिटी ना हो जाए। क्या कहता है यहाँ पे कि ग्रेविटी माइट बी द वीकेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, सबसे वीक फोर्स होता है, बट हैज अनलिमिटेड रेंज। क्या इसका रेंज अनलिमिटेड है? आर आप बढ़ाते जाएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो घटता भले जाएगा लेकिन वैनिश नहीं होगा। इट्स एक्सटेंड डिक्रीजेज रैपिडली एज ऑब्जेक्ट्स मूव फार्दर अपार्ट। क्योंकि ये स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में वो इनवर्सली जो है वो घटता जाएगा। बट इट्स रेंज इज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। ये जाकर करके जीरो तभी होगा जब आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। अब है ग्रेविटेशनल फ्लक्स कैन बी जीरो टू। ग्रेविटेशनल फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट हो या कोई जनरल ऑब्जेक्ट हो जिसके पास मास है, उसकी फील्ड लाइन, ग्रेविटेशनल पुल की फील्ड लाइंस होती है। और जैसे यहाँ पे ये मास है, इसका ये सारा फील्ड लाइन है। ये देखिए ये सारे फील्ड लाइंस हैं जो इसकी तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए सारे जो फील्ड लाइंस हैं वो टुवर्ड्स द मास हैं। ये ऐसे है। और फ्लक्स जो है, हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के चलते किसी पार्टिकुलर एरिया में जो फ्लक्स हम लोग देखते हैं, तो ये देखते हैं कि कितने फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, कितने फील्ड लाइंस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग याद करें, अगर ग्रेविटेशन फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग इसको फाई से डिनोट करते थे और जी इसमें लगाते थे, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो फ्लक्स है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी।
तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा होता था, ये होता था कि एरिया वेक्टर, एरिया और जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता था। और चूंकि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, जो फील्ड लाइंस हैं वो टुवर्ड्स द बॉडी होंगी, अट्रैक्टिव होने के चलते हम लोग इसमें मास भी लगाते थे। अब यहाँ देखिए ऐसे कि यहाँ कोई मास m है, और ये एक एरिया हमने हाइपोथेटिकल एरिया ये कंसीडर किया, विच इज एट ए डिस्टेंस r। तो यहाँ पे जो ये जो इंक्लोज एरिया है इसका हमारा सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, एरिया जो है, एरिया का जो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का डायरेक्शन जो है सरफेस से बाहर निकलता हुआ ही होता है। एरिया वेक्टर हो गया 4 पाई r स्क्वायर, बाहर निकलता हुआ, और फील्ड हमारा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे ये होगा Gm/r स्क्वायर। और ये, अब डायरेक्शन थोड़ा देख लीजिए, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, अगर इसको एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं तो ये आउटवर्ड है, बाहर निकलता हुआ, और फील्ड का जो है ई का जो डायरेक्शन है वो है इनवर्ड। फील्ड है इस डायरेक्शन में, फील्ड ये है इनवर्ड, और एरिया वेक्टर है आउटवर्ड। दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट जो होगा ये कॉस थीटा टर्म में ये माइनस आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर Gm/r स्क्वायर। r स्क्वायर कट गया, वैल्यू आ गया हमारा 4 पाई Gm। ये हमारा फ्लक्स हो गया। यहाँ हम लोग जो टॉपिक का मेन टॉपिक है, हम लोग ये यहाँ हमने लिखा है कि ग्रेविटेशन फ्लक्स कैन बी 0 टू। अब फ्लक्स क्या है कि हम फ्लक्स जो है फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन है उसके थ्रू कितना पास कर रहा है, पास कर रहा है उसके थ्रू। मतलब फ्लक्स जो है उस एरिया में या तो इन करे या फिर आउट हो, लेकिन उस एरिया से इन कर कर करके उस एरिया से आउट हो जाए तो उसके चलते फ्लक्स 0 हो जाता है। मतलब जितना फील्ड लाइन इन करे और नेट फील्ड लाइन जो इन कर रहा हो, नेट फील्ड लाइन अगर उतना आउट भी हो जाए तो फ्लक्स 0 हो जाता है। जैसे इस केस में आप देखिए, यहाँ फिर से देखिए, ये मास है। अब इस मास के चलते जो हमारा फील्ड लाइंस होगा ऐसे होगा, सभी इन कर रहे हैं लाइन, और जो हमारा सरफेस एरिया है ऑफ कंसिडरेशन ये है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस जो है नेट इन कर रही है, सरफेस एरिया में इन ही कर रहा है, और इन कर करके मास पे मर्ज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइन यहाँ से इन करे, ऐसे जैसे यहाँ से इन कर रहा है और इसको सरफेस को फिर से क्रॉस कर करके निकल जाए। तो इसके लिए नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स जो होता है, नेट वैल्यू ऑफ फ्लक्स 0 होता है। या तो निकले या फिर इन करे, इन करके अंदर रह जाना चाहिए सरफेस एरिया के। अगर जितना इन कर रहा है उतना ही अगर निकल जाए तो नेट फ्लक्स 0 होता है। जैसे इस केस में देखिए आप, जो ये वाला डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मास यहाँ प्लेस्ड है और सरफेस एरिया जो कंसिडरेशन का हमारा है वो यहाँ पे। इसके केस में क्या होगा, इस मास के लिए जितने भी फील्ड लाइन है ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, फील्ड लाइंस ये होंगे। अब एरिया ऑफ कंसिडरेशन हमारा ये है, एरिया ऑफ कंसिडरेशन हमारा ये है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को फ्लक्स देखना है। फ्लक्स हम देखें, अब ये जो फील्ड लाइन है ये यहाँ से इस यहाँ पे जस्ट इन किया है इस सरफेस पे, और यहाँ से आउट हो गया। इसके चलते जो हमारा फ्लक्स हुआ 0 हो गया।
लाइकवाइज आप यहाँ देखिए कि ये जो फील्ड लाइन है ये सरफेस में इन किया यहाँ से और यहाँ से आउट हो गया, इसके चलते भी हमारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फिर देखिए आप इस फील्ड लाइन के चलते ये इस या इस पॉइंट पे सरफेस में इन कर रहा है और इस पॉइंट पे सरफेस से आउट हो रहा है, इसके चलते भी फ्लक्स जीरो होगा। फिर आप देखिए इसके चलते ये ये यहाँ पे सरफेस पे इन किया, यहाँ पे सरफेस से आउट भी हो गया, इसके चलते भी हमारा जो है फ्लक्स जीरो होगा। अब बाकी फील्ड लाइंस की देखिए, ये सरफेस से बाहर ही है तो इसका सरफेस के लिए फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ये भी जीरो है। ये भी फील्ड ये सरफेस से बाहर है, इसके चलते जो है फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ये भी जीरो, ये भी सरफेस से बाहर है तो इसके चलते भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो हो। तो ग्रेविटेशन फ्लक्स कैन बी जीरो टू एक सर्टेन, इस पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा है कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो है अगर मास सरफेस एरिया कंसिडरेशन का जो सरफेस एरिया है उससे अगर बाहर है तो फ्लक्स जो है जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कंसेप्ट हमारा हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर क्लोज करेंगे। आगे हम लोग दूसरा चैप्टर पिक करेंगे, उस पे वीडियोस मैं डालूंगा, आप लोग देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट हो, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, आप मुझे शेयर करें ताकि जो है जो भी करेक्शंस पॉसिबल हो मैं वो कर सकूं। थैंक यू बच्चों।